मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि तुम जैसा नेक और शरीफ इंसान, जिसने मुझ जैसे गैर और अजनबी को अपने दिल में इतनी जगह दी, वो किसी का कातिल भी हो सकता है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो रहीम। देखो, तुम्हें एक कातिल की तलाश थी, वो तुम्हें मिल गया। अब मेरे जख्मों को खरीदने से क्या फायदा? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मैंने तुम्हें गिरफ्तार करके अपनी वर्दी का फर्ज अदा किया है, लेकिन अब मैं दोस्ती का फर्ज अदा करना चाहता हूं। प्लीज रहीम, मेरी मदद करो। तुमने बस्ती में कहा था कि हर मुजरिम के पीछे एक कहानी होती है। मैं वो कहानी जानना चाहता हूं। प्लीज, तुम्हें दोस्ती की कसम। तुम लोग बाहर जाओ। अब बोलो। मैं भी कातिल पैदा नहीं हुआ था राम। अपने और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए ट्रक चलाता था मैं। बहुत खुश था अपने काम के साथ। अपनी मां, अपनी बहन के साथ जिंदगी बड़े प्यार से गुजर रही थी। एक दिन अचानक पता चला मेरा ट्रक स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और मैं अपने ट्रक में चरस, फीम, गांजा जैसी चीजें अपने मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा रहा हूं। जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, मेरा खून खौल उठा और मैं अपनी कंपनी के दफ्तर पहुंचा। अभी अंदर नहीं जाओ रहीम खान, सेठ लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा है। मुझे नहीं मालूम था रतन कि तुम इतने बड़े कमीने निकलोगे। तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने तुम्हारे नाम की ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई, बिना पैसे लगाए तुम्हें भागीदार बनाया, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तुमने 50 लाख रुपया कंपनी का खवन किया है। निरंजन सेठ, तुम्हें हिसाब किताब करने में जरूर कहीं कुछ गलती हुई है। कोई गलती नहीं हुई मुझसे। ये देखो, ये है ऑडिटर की रिपोर्ट। सुनो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने कंपनी का 50 लाख रुपया नहीं लौटाया तो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस तरह पैसा वसूल करूंगा तुमसे। अरे, तुम अभी तक ट्रक लेकर गए नहीं? ये क्या? अगर मुझे पता होता ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में स्मगलिंग का धंधा करते हो तो कभी इस कंपनी की ट्रक नहीं चलाता। अगर ये माल पकड़ा जाता तो लोग यही कहते ना कि रहीम स्मगलर है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी जान से ज्यादा मेरी ईमानदारी की कसम खाती हैं। उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता मैं। और जिस ट्रक पे अल्लाह निगहबान लिखा है उसी पे ये लानत लतवादी। सेठ, आज से इस कंपनी की नौकरी नहीं करूंगा। ठहरो रहीम, अब मेरी बात भी सुनते जाओ। जितनी हैरानगी तुम्हें हुई है कि तुम्हारी ट्रक में ड्रग्स लादे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा हैरानगी मुझे हुई है। दरअसल तुम्हारे ट्रक में निरंजन दास की दूसरी कंपनियों का माल लादा जाता था, लेकिन उसमें ड्रग्स होते थे, यह मुझे भी मालूम नहीं था। हां, और अब मेरी समझ में आया कि उसने ये ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरे नाम पर क्यों खोली थी, ताकि अगर कभी माल पकड़ा जाए तो पकड़े जाएंगे हम और तुम, क्योंकि मैं हूं कंपनी का मालिक और तुम हो ट्रक ड्राइवर। लेकिन अभी तुम बात अपने तक ही रखो। मैं निरंजन दास से बात करूंगा। ठीक है रतन सेठ, तुम्हारा नमक खाया है। रहीम अल्लाह के बाद नमक को मानता है। मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन इसके बाद फिर कोई ऐसी गंदी हरकत हुई तो मैं इस ट्रांसपोर्ट कंपनी में आग लगा दूंगा। गुलजार सिंह जी, फौरन अंदर आओ। आपने बुलाया सेठ जी? गुलजार सिंह जी। सेठ निरंजन दास हमें धमकी देकर गया है और रहीम को मालूम हो गया है कि उसकी ट्रक में हम ड्रग्स भेजते हैं। ये तो बहुत बुरा होगा सेठ जी।
क्योंकि रहीम एक खुदापरस्त इंसान है और वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर निरंजन सेठ की धमकियों को भी आप खोखली धमकी मत समझिए। उनका तो उठना बैठना ही मिनिस्टरों के साथ है। वो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। और फिर वो एक माने हुए समाज सेवक भी हैं। जानता हूं कैसा समाज सेवक है वो। समाज सेवा की आड़ में हर रोज एक ना एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता है। सेठ निरंजन दास की सबसे बड़ी कमजोरी है लड़की, और रहीम की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी बहन। यानी एक तीर से दो शिकार। गुलजार सिंह जी, तुम रहीम का घर जानते हो ना? जानता हूं। जी, ये रहीम का घर है? जी हाँ। और आप? मैं उनकी बहन हूँ। तो जल्दी चलिए, उनका एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है भैया? सेठ जी की कोठी पर। ओह माय गॉड, घर में माँ भी नहीं है। आप घबराइए मत, मैं अपना ड्राइवर यहाँ छोड़ जाता हूँ, वो माँ जी को लेकर आ जाएगा। आप जल्दी चलिए। चलिए। सेठ आप पीछे पीछे चले आए, क्या बात है? बात बहुत बुरी है रहीम। मैं तो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया होता, लेकिन उसमें तुम्हारे खानदान की बदनामी हो जाती। ऐसी क्या बात हो गई? निरंजन दास को मालूम हो गया है कि तुम मेरे ऑफिस में आए थे। उसने तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तुम्हारी बहन को उठवा लिया है। मैं उसका खून पी जाऊंगा। कहाँ होगा वो? अपने जुहू वाले बंगले में। ठहरो रहीम, वो वहां अकेला नहीं होगा, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए इसे अपने साथ रखो। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे धोखे से लाया गया है। अब यहाँ आई गई हो जाने मन, तो हमारी शाम रंगीन बना के जाओ। हम तुम्हें बहुत खुश कर देंगे। जाने मन, अरे भागदौड़ करने की हमारी उम्र नहीं है। वक्त जाया मत करो मेरी जान। अरे तेरी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भैया, कमीने! भैया, रेशमा, बस बेटी बस, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। देख, जो हो गया है ना, इसका भूल कर भी किसी से जिक्र नहीं करना। ये तुमने क्या किया रहीम? मैंने तो तुम्हें पिस्तौल तुम्हारी हिफाजत के लिए दी थी, ना कि निरंजन का कत्ल करने के लिए। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। आप चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी नजरों में तुमने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे मार ही देना चाहिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता सेठ। आपने अगर मुझे वक्त पर खबर ना की होती तो मेरी बहन तो जीते जी मर गई होती, और मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। जो हो गया उसे भूल जाओ रहीम। अपने दिल से ये बोझ उतार दो कि तुमने कोई कत्ल किया है। ये राज रेशमा
तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगा। ये रहीम आज से आपका गुलाम हो गया है सेठ। जिंदगी में कभी किसी वक्त मैं आपके काम आ सकूं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। उसकी अब नौबत नहीं आएगी रहीम। ये कंपनी तो शायद अब बंद ही करनी पड़ेगी। बंद करनी पड़ेगी? क्यों? सेठ निरंजन दास की गारंटी पर मैंने करीबन 1 करोड़ रुपया उधार उठा रखा था। उसके मरने की खबर सुनते ही लेनदार आकर मेरा गला पकड़ लेंगे। मैं अपने आप को बेच भी दूं तो भी इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकूंगा। इतनी बड़ी रकम? सेठ, मेरे पास रेशमा के कुछ गहने हैं, कहो तो ले आओ। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बहन के गहने बेचने से पहले मैं मर नहीं जाऊंगा? अब तो मेरे सामने 2 ही रास्ते रह गए हैं, या तो मैं खुदकुशी कर लूं या क्या? दूसरा रास्ता क्या है सेठ, मुझे बताओ। मुझे पता चला है कि निरंजन की 2-2.5 करोड़ की ड्रग्स मेरे गोदाम में पड़ी हैं। अगर मैं वो ड्रग्स बेच दूं तो शायद बच सकूंगा, लेकिन ऐसा काम मैंने कभी किया नहीं, और ऐसा काम करने के लिए मैं किस पर भरोसा करूं किस पर ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। आप मुझ पे भरोसा कीजिए सेठ, आपके लिए मैं जहन्नुम की आग में भी चलने के लिए तैयार हूं। आपका ये माल मैं ठिकाने पर पहुंचाऊंगा। रहीम, ये तो तुमने मुझे अपने एहसानों तले दबा लिया। देखो, आज से तुम ट्रक चलाना बंद कर दो। मैं तुम्हें एक टैक्सी ले दूंगा और उस टैक्सी में तुम सारा माल आहिस्ता आहिस्ता जगह जगह पहुंचाते रहो। जैसे ही मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा, बाकी सारा माल उठाकर मैं समुद्र में फेंक दूंगा। जिन हालात में तुमने ये सब किया, तुम्हारी जगह कोई भी होता यही करता। मगर इस जुर्म के पीछे जितना हाथ तुम्हारा है उतना रतन सेठ का भी है। इसलिए अगर तुम्हें सजा होगी तो आजाद मैं उसे भी नहीं घूमने दूंगा। भैया, रेशमा, भैया, रेशमा, ये सब क्या हो गया भैया? ये सब क्या हो कुछ गया? नहीं पगली, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा होता अगर मैं मर गई होती। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ऐसी बात नहीं है। आपकी मुसीबतों की जड़ हूँ भैया। अरे नहीं मुझे ना। मर जाने दिया होता। आपने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने दिया होता। कैसी बातें कर रही हो? राम, तुम? हाँ रेशमा, बदकिस्मती से मैंने ही रहीम को गिरफ्तार किया है। तुम पुलिस अफसर हो? मगर तुम तो टैक्सी। जब मैं टैक्सी चलाया करता था तब भी मैं पुलिस ऑफिसर था। तो तुम आज तक मुझसे झूठ बोलते रहे और आज मेरे देवता जैसे भाई को गिरफ्तार कर लिया। मैं पूछती हूँ, अपनी बहन की आबरू बचाना इस देश में जुर्म कब से हो गया? नहीं पगली, राम ने अपना फर्ज पूरा किया है। अरे राम, यही वो लड़की है जिसके बारे में तू बात किया करता था? हाँ रहीम, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारी बहन है। अरे मैं तो तेरे और रेशमा के ब्याह के सपने देखा करता था। मैं तो जी ही इसी के लिए रहा हूं। अल्लाह कसम, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। आज मेरी जिंदगी की तलाश खत्म हो गई, मेरी जद्दोजहद खत्म हो गई है। तुम्हारा और रेशमा का ब्याह हो जाए, उसके बाद भले मुझे फांसी लग जाए, मुझे किसी बात का डर नहीं। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर मेरे भैया को कुछ हो गया ना तो इस दुनिया से इंसानियत और शराफत का नाम मिट जाएगा। मुझ जैसी अनाथ को सहारा देने वाला नहीं रहेगा। अनाथ? तो क्या रहीम तुम्हारा सगा भाई नहीं है? सगे भाई को तो मैंने कभी देखा नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दुनिया के हर लड़की का भाई मेरे रहीम भैया जैसा हो। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ, आओ मेरे साथ। ये देखो, हैरान हो गए ना? ये रहीम का घर है और इस शंकर जी का मंदिर भी रहीम के घर में है। मगर धर्मों की काल कोठरी में बंद इस दुनिया के लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते। आप भी नहीं जान सकते कि हिंदू रेशमा उस मुसलमान रहीम की बहन है। सच पूछे तो मेरा उनका खून का रिश्ता नहीं है, मगर असली रिश्ते खून के होते ही नहीं है, क्योंकि अगर खून बहता तो रिश्ते भी बह जाते। तो फिर
तुम्हारा और रहीम का ये भाई बहन का रिश्ता? रिश्तों का कोई धर्म नहीं होता राम साहब। ना तो आप गीता पढ़ते पैदा हुए थे और ना रहीम भैया कुरान पढ़ते हुए। और ये जो मंदिर है, ये मेरे लिए मेरे मुसलमान भैया ने बनवाया है। 15 साल पहले मैं मेरे माता पिता के साथ बाइखला में फातिमा मंजिल में रहती थी। उस साल बंबई में बहुत ज्यादा बरसात हुई थी, कई मकान गिर गए। फातिमा मंजिल भी उन्हीं में से एक थी। मेरे माता पिता उसी बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गए। करीम चाचा, रहीम भैया के अब्बा उसी एक्सीडेंट में मारे गए। अम्मा मुझे बचाकर यहाँ ले आई। कई महीनों तक उन्होंने इंतजार किया कि मेरा कोई रिश्तेदार आएगा और मुझे ले जाएगा। मुझे लेने कोई नहीं आया। सब लोग अम्मा से कहने लगे, इस बच्ची को अनाथालय में भर्ती कर दो। मगर रहीम भैया ने किसी की न सुनी और मुझे बहन बनाकर इस घर में रहने दिया। तब मैं 3-4 साल की लावारिस बच्ची थी। अपने नाम के सिवा मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं हिंदू हूँ। एक दिन अम्मी नमाज पढ़ रही थी। मैं उनके पास खड़ी उन्हीं की तरह उठ बैठ रही थी और सजदे में जा रही थी। भैया ने मुझे समझाया कि मुझे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा अम्मी तो पढ़ती है। तो बोले अम्मी मुसलमान है। मैंने कहा मुसलमान क्या होता है? भैया के पास शायद इस सवाल का जवाब नहीं था। वो बोले अम्मी मुसलमान है और तुम हिंदू हो। मैंने कहा हिंदू क्या होता है? भैया के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं था। फिर मैंने पूछा कि अगर अम्मी मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, तो तुम क्या हो? भैया ने बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा, मैं तेरा भैया हूँ। मुझे नाज है अपने दोस्त पर। मैं रहीम की दोस्ती की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बड़ा सीधा है मेरा दोस्त। उसके भोलेपन का फायदा उठाकर रतन सेठ ने उससे खून करवाया और अब रहीम को बचाने के लिए रतन सेठ को बेनकाब करना ही होगा।